तो हम लोग पिछले क्लास में टिथ के बारे में पढ़ रहे थे और पूरे लेक्चर जो था हम टिथ पर ही दिए थे। आज हम टिथ के आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और वह आज हम टिथ के लेवल डायग्राम को देखेंगे। खास करके हम टिथ के जो लेवल डायग्राम पढ़ते हैं वह लगभग लगभग हर टिथ के लिए वैलिड होता है। बस अंतर यह होता है कि इसमें जो कस्प होते हैं या जो रूट्स होते हैं, रूट्स की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। बाकी टिथ के जब इंटरनल सेक्शन में जाते हैं तो उसका पूरा का पूरा लगभग लगभग स्ट्रक्चर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वह सबका एक जैसा होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में किसी तरह की कोई बाधाएं नहीं उत्पन्न होती है। ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे हमसे पूछे थे कि सर नोट्स कैसे, नोट्स का आप कोई लिंक बता दीजिए जहाँ से हमें लिंक डाउनलोड करें। बेटा, नोट्स के लिए हम चूँकि प्रॉपर कोई भी नोट्स हम अपलोड नहीं करते हैं। हाँ, इतना करते हैं कि जो हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय जितना आप जो बोर्ड पर हम लिखते हैं उसको आप साथ में लिख सकते हैं, और जो बाकी नोट्स जहाँ हमें कराना होता है वहाँ हम आपको बोल कर लिखवा देते हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा आप पॉज करके लिख सकते हैं। अब आप लिंक चूँकि अब हम पूरा नोट्स बनाकर और फिर उसके बाद आपको सप्लाई करें तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है। ठीक है। हाँ, अगर हमें मौका अगर मिलेगा, हमें टाइम मिलेगा तो हम चूँकि फ्यूचर में अगर हमें पास मौका मिले तो हम कर सकते हैं ऐसा। पर हम आपको श्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि आपको भी पता है कि हम भी स्टूडेंट हैं। अंदर ये है कि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, हम एक एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आपसे थोड़ा ज़्यादा हम लोग के बर्डन है। दूसरी चीज़ रही बात जब बीएससी की बात, तो हम बीएससी के दौरान हम नोट्स बनाए थे अपने, पर वो नोट्स हमारे पास अभी यहाँ पर है नहीं कि हम उसको स्कैन करके लिंक बना कर डाल दें ताकि आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। ठीक है। तो आप चाहें तो हम इसलिए नोट्स करते हैं कि आप उसको लिख सकते हैं आसानी से। धीरे धीरे हम आपको पढ़ाते हैं। जो जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें होगा उसे तो हम बोर्ड पर ही लिख देते हैं। बाकी जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है जहाँ आपको लिखना है वो चीज़ें हम आपको बोल देंगे बोर्ड पे, माने यहाँ से आपको हम बोल देंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। ताकि इस तरह से आपको ये दिक्कत नहीं होगा कि हाँ हम पढ़ तो लिए, पूरा लेक्चर तो देख लिए, पर कोई हमको नोट्स नहीं मिला। तो आपको इतनी सुविधा हम जरूर दे सकते हैं, आपको हम धीरे धीरे बोल बोल कर लिखवा सकते हैं। ठीक है बेटा। चलिए, आज हम टेथ के सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम डाइजेशन की तरफ बढ़े, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। टेथ की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि जो सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है, हम लीजिए आपको इंसिजर कैनाइन टीथ के बारे में हम बना दे रहे हैं। ठीक है। कैनाइन जो होता है वह अपर पार्ट न्यूक्लिया होता है और लोअर पार्ट जो होता है वो न्यूक्लिया होता है। ठीक है। तो ये जो आप ये सरफेस जो है हमारे पास, ये जो बाहर जो जो सरफेस हमको दिखाई देता है, जो हम लोग सफेद रंग के देखते हैं ना, सफेद या लाइट येलो इस कलर में, ये जो हम लोग देखते हैं ना, ये सबसे बाहर टिप एरिया होता है। ध्यान रखेंगे, ये बाहर के एरिया को हम लोग इनेमल के नाम से जानते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? हम लोग इनेमल कहते हैं। ठीक है। इनेमल जो है हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट अगर जो कहा जाता है वह इनेमल होता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर हमारे बॉडी का हार्डेस्ट बोन, देखो बेटा ये टिथ बोन नहीं है। ध्यान रखेंगे, अगर हमारे बॉडी से ये पूछा, हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो आप स्कल्स को मत बोलना। आप कहोगे ना सर कि जब स्कल्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम लोग आपको बता दें कि जब हम लोग स्कल्स को जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब हम लोग ओपन करते हैं तो स्कल्स को ओपन करते समय हम लोग क्या करते हैं कि जो कटिंग मशीन होता है, कटर होता है, उस कटर मशीन का उपयोग करते हैं हम लोग हेड को काटने में। तब उससे हम लोग खोलते हैं। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये होता है कि कटर मशीन अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हमारे ब्रेन का स्कल्स ओपन नहीं होगा। जब हम लोग को सर्जरी करना होता है, ठीक है, तो हमेशा हम लोग इसको कटर मशीन से काटते हैं। ठीक है। आप जब देखना, जब हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं बॉडी का, तो पोस्टमार्टम करते समय ये निकालने का बड़ा सिंपल आसान तरीका होता है कि आप स्किन को यहाँ से आप, मतलब हम लोग कभी भी यहाँ डायरेक्ट नहीं खोलते हैं, यहाँ फेस से धीरे धीरे यहाँ वाले पोर्शन से धीरे धीरे हम लोग स्किन को हटाते हैं, हटाते जाते हैं, और उसके बाद यहाँ जब आता है तो फिर उसके बाद यहाँ दोनों सेक्शन से क्या करते हैं, इसे हम खोलते हैं, आराम से ढक्कन खुल जाता है।
ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी हम लोग कटर मशीन का प्रयोग करते हैं। जब भी स्कल्स खोलना होता है इसे कटर मशीन लगाना पड़ता है। विदाउट कटर मशीन को आप कैसे खोलोगे? छेनी हथौड़ी लेके तो फोड़ोगे नहीं, हथौड़ी से मार के फोड़ोगे नहीं, और यहाँ पर कहीं स्क्रू और ड्राइव तो लगा नहीं है कि खोल दोगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर कटर मशीन यूज करते हैं। तो फिर अब कहोगे कि सर तो हार्डेस्ट पार्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हार्डेस्ट पार्ट इसलिए नहीं कहते हैं कि जब आप किसी चीज से, जब कोई पत्थर जब पड़ता है या कहीं जब आप गिरते हैं तो स्कल्स हमारा फट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, ये हार्डेस्ट पार्ट नहीं होता है। हमारी बॉडी का अगर बोन के मामले में अगर सबसे हार्डेस्ट पार्ट जाओगे तो आपको जो जांघ की हड्डी होती है, हम लोग फीमर बोन बोलते हैं, ठीक है। ये जो फीमर होता है ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट जो होते हैं घरों में अपने फीमर रखे रहते हैं, पता है क्यों? मारपीट करने में बड़ा काम आता है ये, ठीक है। ये इतना मजबूत होता है कि आप किसी व्यक्ति को अगर कस के मार दे तो उसके स्कल्स फट सकते हैं। इसीलिए बॉडी का सबसे हार्डेस्ट बोन जो कहा जाता है वो फीमर को कहा जाता है। और इतना ही नहीं, बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी हम लोग फीमर को कहते हैं। अब आप कहोगे ना कि सर नहीं, हाँ फीमर को ही कहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी किसी पेशेंट के जो आपका क्या कहते हैं, ये मार्फन सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं, मार्फन सिंड्रोम जो होता है जिसमें बॉडी की हाइट जो होती है, जैसे फिंगर की साइज बढ़ जाती है, पैर लंबे लंबे हो जाते हैं। अभी देखे होंगे कोई व्यक्ति 7-7 फीट के होते हैं, वो व्यक्ति जो होते हैं मार्फन सिंड्रोम के सिम्टम्स उसमें पाए जाते हैं। उनकी फिंगर देखना, फिंगर लंबे लंबे होते हैं, पतले पतले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट जिनके मार्फन सिंड्रोम्स पाए जाते हैं, देखे होंगे ये जो उंगलियां होती हैं वो ऐसे अपना फोल्ड कर लेते हैं, और ये उंगली यहाँ चली जाती है, वो ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, अपना हाथ ऐसे पूरा मिला लेते हैं। ये सब के सब जो होते हैं हार्मोनल इफेक्ट है, ये मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं। ये भगवान के अजूबे नहीं है, ये जेनेटिकल डिजीज है, ठीक है। तो कभी कभी टिबिया और फेबुला, जो टिबिया जो हम लोग पढ़ते हैं, रेटिविया और फेबुला, जो वहाँ पर भी लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं ये लॉन्गेस्ट बोन होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं तो वो क्या कहते हैं फीमर को ही ज़्यादा पढ़ा जाता है। फीमर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहा जाता है, ठीक है। और बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट अगर कहा जाए तो वो इनेमल होता है। इनेमल जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। और ये इतना हार्ड होता है कि जनरली ये क्या कहते हैं डिकम्पोज नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी इनेमल में लोग कहते हैं ना कि जैसे आप बड़े होते हैं तो आपका जो लास्ट जो मोलर होते हैं, खास करके प्री मोलर में तो कम इफेक्ट होता है, प्री मोलर में ग्रूव जो होते हैं वो कम पाए जाते हैं, ठीक है। कैस्प जो होते हैं वो कम पाए जाते हैं, ग्रूव कम होने के चलते उसमें फूड पार्टिकल्स की फंसने की संभावनाएं कम होती है। लेकिन जब आप प्री मोलर को देखोगे बेटा, ये मोलर कुछ इस तरह के टीथ होते हैं, ठीक है। इसमें 2-3 आपका ये होता है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फूड पार्टिकल्स की फंसने की, जंक्शन पे फूड पार्टिकल्स की फंस जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती है। अब चूंकि फूड पार्टिकल्स फंस तो जाता है, अब हम खाना कई तरह की चीज खाते हैं, खाना खट्टा भी खाते हैं, खाना मीठा भी खाते हैं, तीखा भी खाते हैं, कई तरह की खाना हम खाते हैं, ठीक है। अब ये फूड पार्टिकल्स क्या करते हैं कि उसमें जाकर फंस जाते हैं, ठीक है। फंसने के बाद क्या होता है कि इसलिए फंस जाते हैं तो हम उसके सही से ब्रश तो करते नहीं है। साधारण तौर पर लोग खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं। कहा जाता है कि सुबह खाने से पहले और रात को खाने के बाद ब्रश जरूर करना चाहिए। इसके पीछे ये रीजन नहीं होता है कि कोलगेट कंपनी या जितने भी टूथपेस्ट कंपनी है, नॉट कोलगेट कंपनी, कोलगेट वाले हमको पैसा नहीं देते हैं कि हम उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है। टूथपेस्ट कंपनी को बेनिफिट होगा ताकि ज्यादा पेस्ट यूज करेंगे तो बाबा रामदेव की दुकान काफी अच्छा चलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके पीछे बायोलॉजिकल रीजन होता है कि अगर आप रात को ब्रश करोगे तो आपके टीथ पार्टिकल्स में जो भी फूड पार्टिकल्स फंसे हुए होंगे ना, वो बाहर निकल जाएंगे। इस वजह से बार बार कहा जाता है कि रात को खाना खाने के बाद आप अपने ब्रश एक बार, कोलगेट ना हो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल भी ऐसे ब्रश कर सकते हो। अगर कोलगेट से करोगे तो इसी चीज का बेनिफिट होता है कि चूंकि वो जो होता है वो क्षारीय पदार्थ होता है। जनरली कोलगेट जो हो बेसिक मटेरियल होता है, क्षारीय पदार्थ होता है। अगर फूड बकल कैविटी में कोई एसिडिक पार्टिकल्स होगा, एसिडिक पार्टिकल्स का मतलब ये होता है कि चूंकि मान लो कोई चीज हम खाए, कोई खट्टा चीज खाए, जाके दांतों में फंस गया, ठीक है। खासकर जब हम लोग संतरा खाते हैं तो संतरा के जो रेसे होते हैं वो दांतों में आकर फंस जाते हैं। सब्जी खाते हैं, अगर उसमें धनिया पड़ा हुआ है वो आकर जिस रेसे दांत में फंस जाते हैं। सब्जी तो रेसे वाले चीज होते हैं वो दांत में फंस जाते हैं। रोटी खाते हैं तो वो गुद्देदार होता है, वो फंस जाता है, चावल फंस जाता है। तो इन सब चीजों के लिए क्या करते हैं कि हम लोग ब्रश करते हैं ताकि फूड पार्टिकल्स निकल जाए
और वो टिथ में इन्फेक्शन न क्रिएट करे। अब आपको बताएं, अगर दांत में अगर फूड पार्टिकल्स फंस जाता है तो वो क्या होता है कि चूंकि बार बार उसमें सलाइवा आता है, बगल कैविटी में कई सारे बैक्टीरिया वायरल भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो फूड पार्टिकल को सड़ाना शुरू कर देते हैं। जब सड़ेगा तो ऐसी स्थिति में जब चूंकि सड़ेगा तो दांत तो हमारा लोहे का सॉरी पत्थर का तो बना नहीं रहता है कि पत्थर से बना रहेगा तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, पत्थर पर एसिड गिराओ, चाहे बेस गिराओ, चाहे सॉल्ट गिराओ, उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें, कुछ पत्थर पे भी ऐसे इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे में आप संगमरमर को देख लीजिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में जब H2SO4 डालते हैं तो वो CaSO4 बना देता है, जो येलो कलर की स्पॉटिंग आ जाती है। आपको नहीं विश्वास होगा तो आप अपने कॉलेज में जब जाइएगा तो देखिएगा, जब एसिड को आप ज़मीन पे गिरा देते हैं, क्यों कॉलेज में क्या जाने की ज़रूरत है, अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा तो आप उसमें से एक ड्रॉपलेट निकाल कर अपने ज़मीन के फर्श पर गिराइएगा, देखिएगा वहाँ पर येलोइश कलर हो जाते हैं। तो एसिड जो है वो हर जगह रिएक्शन जनरली कर देता है, ठीक है। तो अब क्योंकि दांत जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस का बना हुआ है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का जब बनता है तो ऐसी स्थिति में जब एसिडिक पार्टिकल्स अटैक करते हैं, जब एसिडिटी होता है, जब एसिड पार्टिकल्स अटैक करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि कैल्शियम सल्फेट या फास्फोरस सल्फेट का निर्माण हो जाता है। क्योंकि जब एसिडिक पार्टिकल खासकर H2SO4 हो या HCl हो या HNO3 हो तो उसका या तो क्लोराइड बनता है या तो नाइट्राइड बनता है और ना तो सल्फाइड बनता है। तो मैक्सिमम जो है वो सल्फाइड का निर्माण होता है, ठीक है। जब सल्फाइड बन जाता है तो यही वो प्रेसिपिटेट कैसा होता है, जाहिर सी बात है कि जब कोई भी कैल्शियम फास्फोरस का जो सल्फाइड बनता है वो येलोइश कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। यही वजह होता है ना कि जब एसिड रेन होता है तो एसिड रेन में जब H2SO4 जब जमीन पर आता है तो संगमरमर पर पीले रंग के धाबे पड़ जाते हैं। मतलब आप जैसे क्या कहा जाता है, ताजमहल, आगरा के जो ताजमहल है उस पे येलोइश रंग के धाबे आ जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि पूरा का पूरा वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है, और जिसके चलते जब H2SO4 गिरता है उसके ऊपर, चूंकि एसिडिक जो पहली गर्मी के बाद जो पहला बरसात होता है वह एसिड रेन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन की काफ़ी रेट ज़्यादा हुए रहते हैं, प्रदूषण चारों तरफ फैला रहता है। तो उस स्थिति में जो पहला बारिश होता है वह एसिड रेन होता है, उसमें H2SO4 की लेवल काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के बाद जो पहली बरसात उसमें नहाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि उसमें एसिड रेन होने की संभावना ज़्यादा होती है। जब हम नहाने जाते हैं तो सिंपल तरीके में जब नहाते हैं तो हमारे जो पानी वाटर पार्टिकल्स होंगे वो बॉडी को टच करेंगे, और जहाँ जहाँ टच करेंगे, चूंकि एसिडिक है तो शरीर पर फोड़ा फोड़ा आने की संभावना, शरीर में खुजली होने की संभावना है बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए दांत जो है वो जब H2SO4 जबकि हमारे एसिडिटी होता है तो वो कैल्शियम, जो दांत हमारा कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ है, वह उस एसिड के साथ रिएक्शन करके या तो फास्फेट का निर्माण करता है या क्लोराइड का निर्माण करता है या नाइट्राइड का निर्माण करता है, ठीक है। जब नाइट्राइड क्लोराइड का निर्माण या सल्फाइड का निर्माण करेगा तो इसके बाद क्या होगा कि वह येलोइश कलर का प्रेसिपिटेट देता है। किस कलर का? येलोइश कलर का प्रेसिपिटेट देता है। यही वजह होता है कि टिथ जो होती है वह येलोइश कलर की हो जाती है। कभी टिथ ब्लैक कलर का नहीं होता। ब्लैक कलर का टिथ कहाँ होता है आपको बताते हैं। यही वजह है कि टिथ पर क्या होता है, येलोइश कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है। वजह क्या है कि ये क्या करते हैं कि एसिडिक चीज पे रात को हम लोग खाना नहीं खाते हैं, सॉरी रात को खाना खाने के बाद हम उसको ब्रश नहीं करते हैं, दांत की सफाई अच्छे से नहीं करते, तो इसलिए हो जाता है, ठीक है। ये चाइनीज जो होते हैं ना, ये मतलब क्या बताए, दर कमीने इंसान होते हैं। इन लोगों को ब्रश व्रश करने के कोई रिश्ते नहीं होते। इन लोगों के आप दांत देखोगे ना तो बिल्कुल पीले पीले रंग के होते हैं। सब इतने बदबू मारते हैं ना, उनके मुंह इतनी बदबू मारता है मुंह कि मतलब आप उनके पास अगर आप बैठ जाए, अगर आप साथ में कुछ खा रहे हो तो आपको वोमिटिंग करने का मन करेगा। ये सब इतने इनकी मुंह इतनी बदबू मारती। पिछले लेक्चर में हम बताए थे कुछ चाइनीजों के बारे में, ठीक है। तो एक हमारे स्टूडेंट थे, वो बोले थे क्या सर आप तो चाइनीजों को ऐसे खींच रहे हैं, अगर वो सब रहेंगे तो आपको बड़ी मार मारेंगे हम। अरे भैया कहाँ हैं, उन्हीं के गाँव में हैं हम, चाइना में आज पिछले 4 साल से हैं यहाँ पे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो वही बता रहे थे हम कि तो अब देखो ब्लैकिश कब होता है कि जब डेथ पार्टिकल्स पे वो फूड इकट्ठा रहता है। अब जब इकट्ठा रहेगा तो वो क्या करेगा, उस टिथ को वहां पे बर्निंग से बर्न करेगा, जलाएगा, क्योंकि एसिडिक अटैक होगा वहां पे जलाएगा, तब जाकर वो ब्लैकिश पार्ट होता है। उससे हम लोग कहते हैं टूथ डीके,
क्या नाम देते हैं उसको हम लोग, टूथ डिके। टूथ डिके में क्या होता है, अब इसलिए कहा जाता है कि उसमें टूथ डिके में क्या होता है कि वो टीथ वहां से सड़ना शुरू हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है। आज के जमाने में ये केसेस छोटे बच्चों में बहुत मिलता है। बच्चे आज के डेट में चॉकलेट खाना बहुत पसंद करते हैं। डेयरी मिल्क हो गया, पार्क हो गया, पता नहीं 5 स्टार हो गया, ये सब जितने भी चॉकलेट है खासकर बच्चे बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं। इस वजह से टिथ उनकी क्या होती है कि उसमें काफी मीठापन हो जाता है और वहां पर अटैकिंग जो होती है बैक्टीरिया की ज्यादा हो जाती है, जिसके चलते दांत उनके क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये कहानी होता है। तो ये जो इनेमल पार्ट है, हमने कहा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो कहा जाता है बॉडी का, वो इनेमल होता है। ठीक है, अब देखिए इनेमल के बाद जब हमारे पास टिथ की जब एरिया होती है तो उसमें आप देखिएगा इस पोर्शन में आपको किस तरह से कोई दिक्कत नहीं होता। फिर उसके इंटरनल हिस्से में कभी आप जब प्री मोलर को कस के जब खोदेंगे तो अंदर से एक अजीब तरह से सेंसेशन क्रिएट होता है, एक तरह से झंझनाहट उत्पन्न होता है। वो जो झंझनाहट जो अंदर की सेक्शनल एरिया होता है, जब आप कभी दांत को तोड़िएगा, जब आपका दांत टूटेगा या बच्चों का दांत होगा तोड़िएगा, तो अंदर से कुछ खुर्द का कहते हैं खुरदरा पदार्थ निकलता है। ठीक है, वो जो खुरदरा पदार्थ होता है, आपको बताएं कि ये आपका पूरा अंदर तक, ये जो खुरदरा पदार्थ होता है ये पूरा अंदर तक के एरिया रहता है। ठीक है, ये जो आपका पूरा ऐसे धूसर तरह का पदार्थ होगा, ये पूरा आपका अंदर तक फैला रहता है। ठीक है, ये पार्ट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं डेंटाइन। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, डेंटाइन। ठीक, अब देखो बेटा डेंटाइन के बाद का जो पार्ट होता है, देखो ये जो एरिया, अब ये मसूड़ा है हम लोग का, माने जो दांत ऊपर हम लोग को दिखाई देता है, ये पूरा एरिया आपका क्राउन होता है। सिर्फ हम लोग को क्राउन दिखाई देता है और पार्ट कोई नहीं करता। उसके बाद जो होता है धीरे से सॉकेट आता है, जो मसूड़ा होता है उसको हम लोग मसूड़ा नहीं बोलते हैं, इससे बायोलॉजिकल भाषा में गम कहते हैं। गम, गम का मतलब क्या होता है आप समझ लो, गम ये प्यार वाला गम। ठीक है, ये गम मतलब एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप इसे थोड़ा सा खोद देंगे तो ब्लड आना शुरू हो जाता है। मतलब थोड़ा सा भी रिश्ते में, आज के जानते ही हो ना आज का प्यार क्या है, आज का प्यार वही तो है, थोड़ा सा अगर रिश्ते में अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो आंसू आना शुरू हो जाती है और रोना शुरू हो जाता है। लड़का अगर लड़की को कुछ बोल दे, लड़की कुछ लड़के को बोल दे तो आंसू आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये आज के जो मॉडर्न जमाने का प्यार है ना, यही प्यार है। थोड़ा सा आप बोल गया तो फिर देखो कहानी गंगा यमुना सरस्वती की पूरी महान मिलन शुरू हो जाती है, उसी को कहते हैं हम लोग गम। ठीक है, ये गम जो है, जो हमारा मसूड़ा होता है उसे गम कहते हैं। यहां पे क्या होता है कि ये अब इसके नीचे के जो पोर्शन होते हैं ध्यान रखेंगे, अब जहां से मसूड़ा शुरू होता है ये एरिया जो होता है हम लोग का, वह नेक, हम लोग का नेक नहीं, यह टिथ का नेक होता है। ठीक है, टिथ का नेक एरिया होता है। ठीक, अब उसके बाद का जो एरिया होता है टिथ का, वो रूट एरिया होता है। ठीक, अब देखो जो टिथ का एरिया है जहां पे अब ब्लड वेसल्स, नर्व सेल पाए जाते हैं, उस एरिया को हम लोग कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ओडोंटोब्लास्ट। इस एरिया को हम लोग कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। ठीक है, अब इस ओडोंटोब्लास्ट में क्या होते हैं कि अब ये पूरा का पूरा एरिया ओडोंटोब्लास्ट होता है। ठीक है, अब इस ओडोंटोब्लास्ट में, अब ओडोंटोब्लास्ट जो होता है जनरली ये एक तरह से कवर्ड होता है पल्प कैविटी का। ठीक है, ये जो एरिया इसको कहते हैं हम लोग पल्प कैविटी। अब इसमें जो होता है ये आपका है, इसमें नर्व सेल, ब्लड वेसल्स, सारे चीज जो होते हैं वह पाए जाते हैं। ये मान लो कि आपका ब्लड वेसल्स है, रेड कलर का, ब्लू कलर का आपका वेन है, ये आर्टरी है, और ये आपका इसमें नर्व सेल है। ठीक है, तीनों बाहर निकालते, ब्लैक कलर वाला आपका हो गया नर्व सेल, रेड कलर का जो है आपका ये हो गया आपका आर्टरी, और ब्लू कलर वाला जो है वो आपका है वेन। इसको ब्लू से लिख दे, जाओ इसको ब्लू से लिख देते हैं,
ये आपका है वेन। ठीक है, तो ये जनरली इस तरह के टिथ का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। तो आर्टरी, वेन, ठीक है। अब इसके बाद ये जो एरिया है इसे कहते हैं हम लोग सॉकेट। सॉकेट क्यों कहते हैं? क्योंकि अब यही जो जाता है वह बोन, जो हमारे जबड़े का जो बोन होता है, जो सॉकेट होता है, उसमें जाकर ये समा जाता है और फिक्स रहता है। तो इसे हम लोग कहते हैं सॉकेट ऑफ जा बोन। मतलब जबड़े के बोन में जाकर क्या करता है, ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह की पूरी स्ट्रक्चर हमारे पास मिलता है। अब जो एरिया जो होता है ना, ये जो बाउंडेड एरिया होता है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वह आपका सीमेंटेड एरिया होता है। सीमेंटेड क्यों होता है? मतलब पूरा एकदम फिक्स होता है। आप इसको चाहोगे अपने मसूड़े को कितना भी हिला लो, वो हिलने वाला नहीं है। वो बिल्कुल एकदम टाइट फिक्स, एकदम घर के बिल्डिंग जैसे घर का दीवार होता है उस तरह से एकदम पूरा का पूरा क्या होता है, पैच होता है, एकदम फिट होता है। ठीक है, तो बेटा ये है टिथ का लेवल डायग्राम। ठीक है, टिथ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सीखना है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च आपको नहीं कराएंगे। जितना आपको बताना था उतना हम आपको बता दिए। अब देखो, इसके बाद कहते हैं कि अब इसी में आप देखो, ये तो है आपका कौन सा टिथ, इंसिजर का टिथ है। इंसिजर है, मर्ब करेंगे नालायक कहीं का, कैनाइन है ये। ठीक है बेटा, अब देखो यही कैनाइन है। अगर यहीं पर दूसरे टिथ की बात करें, कहेंगे सर अगर मोलर का बनाना हो, अरे भैया मेरे डस्टर कहाँ गया, हाँ, अगर यहीं पर कहा जाए प्रीमोलर या मोलर का बनाना हो तो बेटा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप उसको मोलर या प्रीमोलर नहीं बना सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा मोलर बनाओगे तो और आसान है, क्योंकि उसमें फुल पत्ती बनाना बड़ा सिंपल काम होता है। कैसे मोलर टिथ बनाओगे? तो मोलर टिथ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना कि अगर आपको मोलर टिथ बनाना हो क्या करोगे? ये मोलर टिथ बनाना बहुत आसान है। अरे आप कोलगेट का प्रचार देखे हो ना, इस तरह का एक दांत बना देना। ठीक है, और इसके ऊपर का जो एरिया होगा ऐसे करके दिखा देना। इसे कह देना कि ये हमारा पास क्या है, इनेमल का पार्ट है। ये आपका इनेमल का पार्ट है। ठीक है, अब इसके बाद का जो एरिया होगा, इनेमल का पार्ट हमको मिल गया। अब जहां पे इस एरिया में हमारे पास ब्लड वेसल्स और रूट पाए जाएंगे। ठीक है, तो बीच के जो एरिया जहां पे बच गया वो डेंटाइन हो जाएगा, जिसे हम लोग डेनेट्री कहते हैं। खोल भैया, क्यों नहीं। अब ये जो पूरा एरिया होगा वह क्या होगा आपका, डेंटाइन या डेनेट्री एरिया होगा। ये पूरा एरिया आपका डेंटाइन होगा। अब यहां पे जो है आपका क्या मिलेगा, गम होगा। यहां से पूरा का पूरा ये जिसमें सॉकेट भरा रहेगा गम होगा। इसके पास ये बोन सॉकेट होता है, ये आपका जॉ सॉकेट है जिसमें आकर ये फिक्स होता है। ठीक है, ये एरिया जहां अब इसमें जो होंगे वो ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे। चलो अब इसमें ये वेन हो गए। ठीक है, ये आपका है वेन है। ठीक, इसी में अब आपका आर्टरी होगा। बहुत सिंपल डायग्राम है बेटा। हम लोग जब पढ़ते थे ना, क्योंकि अब तो हम लोग के मेडिकल कॉलेज में दांत के बारे में पढ़ना ही नहीं है, तो बीडीएस वालों को दे दिया गया कि लो भैया आप लोग भी तो कुछ पढ़ लो। ये तो बीडीएस वालों को दे दिया गया है। ठीक है, हम लोग को मेडिकल कॉलेज में दांत के बारे में पूरा मेडिकल कॉलेज में कहीं नहीं पढ़ना है। टिथ के बारे में नो आइडिया। हम लोग पूछा था दांत के बारे में बताओगे, भैया नहीं पता, दांत हम लोग को जानते ही नहीं है हम लोग। और यहाँ पर हो गया ये क्या कहते हैं आपका नर्व सेल। ठीक है, ये एरिया आपका सीमेंटेड एरिया होता है। ठीक हो गया, आपका बन गया। यहां से लेकर यहां तक का आपका क्राउन होगा। फिर उसके बाद जहां से शुरू होता है वो आता है आपका नेक, और लास्ट में जो एरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं रूट।
ठीक है, तो आप टिथ के डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत, हमें जहां तक लगता है कि आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो टिथ में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप एक काम करिए, लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ टिथ। नोट्स तो कुछ बनाना पड़ेगा ना। लिखिए ऑल वर्टिब्रेट टिथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, a typical teeth of mammals have three distinct part, first crown, second neck and root. Crown, neck and root हो गया। नीचे लिखिए crown is exposed part protecting above the gum and out of the jawbone, JAW, जबड़ा बोन हो गया। root is embedded in the theca of the jawbone, the neck is present in between crown and theca। हो गया। लिखो a teeth is made up a hard dermal bony substance, is known as dentine, between crown and theca। लिखो the tooth is made of a hardened, लिख लिया substance is called dentine। लिखो the crown is covered extremely by thin, very hard and shining layer of enamel, the tooth is surrounded and fixed to jawbone by layer of cement and vascular predental membrane of strong sharpy fibers। Internally, the tooth has narrow pulp cavity filled with gelatinous connective tissue with blood vessels and nerve। The pulp cavity lined by layer of bone is called odontoblast, ये area is called odontoblast। हो गया। और कुछ बच गया? लिखो some mammals like rodent, lagomorph and elephant, the pulp cavity of incisor remain throughout and term as poon rooted, poon rooted, but the majority of mammals including human the vessels aperture of pulp cavity become closed at certain age
and stop the nourishment and further growth cases. This is known as close rooted. This is known as close rooted. ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वह है आपका क्या चीज, अब हेडिंग डालिए प्रोग्रेसिव जोन। अभी तक तो हम लोग अपर जोन सीख रहे थे, अब हम लोग आ रहे हैं डाइजेशन की तरफ। हेड डालिए प्रोग्रेशन जोन, प्रोग्रेसिव जोन। या तो ये जो प्रोग्रेसिव जोन की बात आती है, प्रोग्रेसिव जोन, देखो बेटा प्रोग्रेसिव जोन का मतलब क्या होता है। कह रहा है कि प्रोग्रेसिव जोन का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल का वह पार्ट, ठीक है, जहां पे फूड पार्टिकल्स का सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्रोग्रेसिव जोन में जनरली जो लोग आते हैं वह है आपका एलिमेंट्री कैनाल का वह पार्ट, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल का वह पार्ट जिसमें सबसे पहले हमारे पास फायरिंग्स आता है, फिर उसके बाद ऑसोफेगस आता है और फिर एस्टोमक आता है। ये तीन एरिया जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव जोन, ठीक है। ये सारे जितने भी फूड पार्टिकल्स पासेज होते हैं इसके माध्यम से इंटीग्रेटेड फूड पार्टिकल्स होते हैं प्राइमरी स्टेज पे, इसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव जोन। तो लिख सकते हो द प्रोग्रेसिव जोन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, द प्रोग्रेसिव जोन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ pharynx, esophagus and stomach. It forwards the ingested food and passes it through the preliminary stage of modification, ठीक है। अब उसमें सबसे पहला हेडिंग डालो फायरिंग्स, PHYRYNX, फायरिंग्स, ठीक है। शायद हम पहली जो लेक्चर पढ़ाए थे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें शायद प्राची यादव हमको याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था सर फायरिंग्स का स्पेलिंग गलत। बेटा मेडिकल कॉलेज के टीचर जो स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनको अंग्रेजी ऐसे ही मामा हु चाइनीज में बोलते हैं, मामा हु मतलब सो, ठीक है। उनकी अंग्रेजी ऐसे ही टूटी फूटी होती है, इसलिए मेडिकल का जब मेडिसिन का नाम लिखते हैं तो आप खुद नहीं पढ़ पाते हो, वो बस खाली पहला अक्षर लिखते हैं ताकि जो मेडिकल शॉप वाले होते हैं वही समझ पाते हैं, ठीक है। हम तो बहुत साफ लिख रहे हैं, ठीक, क्योंकि आपको पढ़ना है। तो फेरिंग्स जो होता है बॉडी का, ध्यान रखेंगे, ये कॉमन पैसेज कहा जाता है। कॉमन पैसेज का मतलब ये होता है कि फेरिंग्स हमारे बॉडी का वह पार्ट होता है कि इसी माध्यम से फूड पार्टिकल्स भी जाता है, मतलब डाइजेशन के लिए फूड पार्टिकल्स भी जाता है, और इसी माध्यम से रेस्पायरेशन के लिए हवा भी जाता है। मतलब बॉडी का कॉमन पैसेज कहा जाता है इसे, रेस्पायरेटरी के लिए भी और क्या कहते हैं डाइजेशन के लिए भी। तो ध्यान रखेंगे रेस्पिरेशन के और साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन पाथवे जो होता है वह फेरिंग्स होता है। ये आगे चलकर दो भागों में बढ़ता है, एक जो होता है लैरिंग्स होता है और एक एसोफेगस होता है। लैरिंग्स जो है वो लैरिंग्स ना कह के उसे हम ट्रैकिया कह सकते हैं, क्योंकि लैरिंग्स जो है उसे वोकल कॉर्ड एंड साउंड बॉक्स कहा जाता है हमारे बॉडी का। तो अब आप सीधे कह सकते हो कि आगे चलकर जो फेरिंग्स है वो दो भाग में बढ़ता है, एक तरफ ट्रैकिया की तरफ जाता है और दूसरा जो है वो एसोफेगस की तरफ जाता है। ट्रैकिया जो आगे चलकर ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल, ट्रैकिया जो होते हैं छोटे छोटे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में बढ़ता है। ब्रोंकस ब्रोंक्यूलस में डिवाइडेड होता है, उसमें जो छोटे छोटे गुब्बारे से पाए जाते हैं। एसोफेगस जो होता है वह जाके चलकर एस्टोमिक में ओपन होता है, जिससे क्या कहते हैं जहां पे फूड पार्टिकल जाकर वहां पर डाइजेशन की प्रोसेस की थोड़ी सी स्टार्टिंग होती है, जो एसिडिटी देते हैं उसको आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि तो कॉमन, आप लिख लो पहले, लिखो फेरिंग्स इज द कॉमन पार्ट और रीजन ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। देखो फूड एंड ऑक्सीजन आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ द मटेरियल्स। फूड एंड ऑक्सीजन
food and oxygen are two different type of the materials that passes through the pharynx. The opening of trachea ब्रैकेट में लिख सकते हो ग्लोटिस, एंड द असोफिगस जिसको हम लोग कहते हैं ग्यूलेट, GULLAT, ग्यूलेट, आर लोकेटेड, नोट करके लिखो, एपिग्लोटिस, ध्यान रखेंगे एपिग्लोटिस ग्लोटिस अलग चीज होता है, लिखो नोट करके लिखो, एपिग्लोटिस इज डेवलप्ड एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन सब्सटेंस इनटू ग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो होता है, जो घाटी टाइप का होता है, बॉल्वा टाइप का होता है, ये क्या करता है कि ट्रैकिया को, देखो ट्रैकिया का ही दूसरा नाम ग्लोटिस होता है, याद रखना, ट्रैकिया को ही दूसरे नाम पर हम लोग ग्लोटिस कहते हैं, ये ग्लोटिस अलग चीज नहीं होता है। अब देखो क्या होता है कि जैसे अब ये हमारे पास ट्रैकिया होता है, ठीक है बेटा, ये आपका ट्रैकिया होता है, ठीक है। अब ये ट्रैकिया यहां फेरिंग्स होता है, और यहां से क्या होता है, दो एरिया बटा, ठीक, एक एरिया जो है वो असोफेगस की तरफ जाता है, एक जो होता है वो ट्रैकिया की तरफ जाता है। क्योंकि रास्ते यहां पे कोई दीवार नहीं होता है कि फूड पार्टिकल्स कहेगा नहीं भैया ये मेल एरिया है, ये फीमेल एरिया है, ये मंदिर नहीं है कि जहां पर मेल और फीमेल का एरिया बांट दी जाती है, ठीक है। लेकिन हमारे देश के नागरिक क्या होता है, मेल वाले में फीमेल, फीमेल वाले में मेल घुस जाते हैं, ठीक है। ऐसा यहां पर भी होता है, ठीक। तो यहां पे क्या होता है कि एक छोटा सा ग्लोटिस होता है, ठीक है, वल्व टाइप का। ये क्या करता है कि जैसे ही फूड पार्टिकल्स आता है उसे स्टोमक की तरफ रास्ता दे देता है कि तुम जाओ, और जब एयर पार्टिकल्स आता है तो वो ट्रैकिया की तरफ आता है। अब वो बताएं कि फूड पार्टिकल्स की साइज बड़ी होती है, वो कभी भी ट्रैकिया के अंदर एंट्री करने की टेंडेंसी नहीं रखता है, लेकिन वाटर पार्टिकल्स को ट्रैकिया के अंदर आने की क्षमता होती है, क्योंकि वो लिक्विड फेज होता है। अगर कोई भी लिक्विड चीज लेते हैं तो ट्रैकिया में आने की संभावनाएं रहती है। खाना फूड पार्ट इसलिए कहा जाता है कि खाते समय, सोते समय अगर आप लेटे हो तो लेट कर पानी नहीं पिए जाते, हमेशा मना की जाती है कि आप लेट कर पानी मत पियो, ठीक है। लेट कर पानी इसलिए नहीं पीने के लिए बोला जाता है, आप कभी देखे होंगे बच्चे को जब दूध पिलाया जाता है तो उनको तकिया लगा दी जाती है, थोड़ा सा ऊपर किया जाता है, ठीक है। या मम्मियां जब भी मम्मी दूध पिलाती है तो मम्मी को बायोलॉजी का नॉलेज अगर नहीं भी रहता है तो आप देखिएगा, और जब मम्मी गोद में ले रहती है बच्चे को तो उनके दोनों जो पैर होते हैं, मम्मी के जो पैर होते हैं, वह मम्मी का पैर कुछ इस तरह का होता है। अगर आप देखे होंगे तो बच्चा जो होता है इनके इस पोर्शन पर रहता है, मतलब कि बच्चा जब भी रहता है, बच्चा यहां पे रहता है, मतलब इसका हेड जो है वो ऊपर की तरफ टिल्ट रहता है, तब आप यहां से दूध पिलाते ताकि आसानी से सीधा कहां जाता है, स्टोमक में जाता है। मम्मी को बायो नहीं पढ़ाता है, बायोलॉजी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी वो बहुत ध्यान से काम करती है। कभी भी बच्चे को लेटा के दूध नहीं पिलाती होंगे, देखे होंगे आप, हमेशा उसे गोद में रख के दूध पिलाया जाता है। क्यों? अगर आप मम्मी लेटा के दूध पिलाती है तो वो अच्छा नहीं करते हैं लोग, क्योंकि उसमें चांसेज होता है कि दूध जो है वो कहां जाए, ट्रैकिया में आने की संभावना रहती है। कहते हैं लंग्स में पानी हो गया। ये लंग्स में पानी का मतलब क्या होता है, यही लंग्स में पानी मतलब जो सो के पानी पीते हो ना, फैशन, अरे मम्मी प्यास लगी है, बगल में उठाए, ये घर के आलसी लड़कियों को जो काम होता है ना, यही उठाए पानी ऐसे पी घटका लिए, घटका लोगे तो उस समय तो दिक्कत नहीं होता। अगर गलती से अगर लंग्स में पानी चल गया ना तो बाद में सिरिंज निकाल के घटकाने, हमारे ऐसा लोग व्यक्ति क्या करेगा, पंप पाइप लगा के फिर निकालेगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी सोकर पानी नहीं पीना चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो चलो, तो इस पे लिख लो, इन मैमल द फेरिंग्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन। पहला लिखो ओरोफेरिंग्स, लिखो वेंट्रल टू सॉफ्ट प्लेट, वेंट्रल टू सॉफ्ट पैलेट सबसे अपर रीजन होता है ओरोफेरिंग्स। दूसरा लिखो नेजोफेरिंग्स, लिखो डॉर्सल टू सॉफ्ट पैलेट, रिसीविंग द ओपनिंग ऑफ स्टेशियन ट्यूब, EUSTACHIAN, स्टेशियन ट्यूब से। थर्ड लिखो लैरिंगोफेरिंग्स,
लायरेंगो फेरिंग्स, लिखो सराउंडेड बाय द ग्लॉटिस, सराउंडेड बाय द ग्लॉटिस। ठीक है, चलो अब इस यहां तक तो हम लोग सीख लिए। अब इसके बाद जब हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे तो वो होगा टॉन्सिल किसे कहते हैं। ठीक है, टॉन्सिल, फिर उसके बाद हिस्टोलॉजिकल ऑफ गट, फूड पार्टिकल्स जब नीचे आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे स्टोमिक की तरफ। धीरे 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 हम लोग सारी चीजें सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लेक्चर लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।